नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करा था। जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, इनका जो मॉडर्न वर्जन आता है उसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे किसी एक फैक्टर को फिक्स रखकर दूसरे फैक्टर्स को इंक्रीज करा जाता है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में देखने को मिलता है। डिमिनिशिंग फॉर्म का यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक तो वो इंक्रीज होता है, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और एक सर्टेन लेवल के बाद में वो नेगेटिव आ जाता है। इट मीन्स इसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं वो देखने को मिलती है। एक तो एमपी इंक्रीजिंग फॉर्म में, सेकंड फिर डिमिनिशिंग फॉर्म में बट वो पॉजिटिव होता है, और थर्ड जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव चला जाता है। तो इन तीनों स्टेज को एक साथ मिलाते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन निकल करके आता है। यहाँ पर एक टेबल बनाई है मैंने जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो टोटल 9 ली है, टोटल प्रोडक्शन है वो 4, 10, 18 इस टाइप से शो करा गया है। फिर कैलकुलेशन है वो एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन है उसकी करी गई है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद है वो कितना कितना होगा ये हम पहले ही जानते हैं। टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है, और मार्जिनल प्रोडक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी और यूनिट्स। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन को जो चेंज आता है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स में आने वाले चेंज से, तो उस हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट होता है। फिर जो मैंने 3 स्टेजेस आपको बताई है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं 4, 6, 8 ये तीनों ही इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये स्टेज 1 हो जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 था, उसके बाद में ये डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया 6, 4, 2, 0, यानी यहां तक ये पॉजिटिव है वो स्टेज सेकंड हो जाती है। फिर उसके बाद में ये नेगेटिव चला जाता है -2, -4, ये स्टेज 3 हो जाता है। तो इसमें टोटल 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में एमपी है वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होता है, सेकंड स्टेज में डिमिनिशिंग फॉर्म में होता है बट पॉजिटिव होता है, और थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव हो जाता है। अब इसका डायग्राम किस टाइप से बनाया जाता है, हालांकि आप लोग स्केल से बनाओगे तो ज्यादा बेटर डायग्राम इसमें बना पाओगे। वाई एक्सिस पर इसमें एक चीज याद रखना, वेरिएबल प्रोपोर्शंस में टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन तीनों शो करने होते हैं। एक्स एक्सिस पर वही नंबर ऑफ यूनिट्स आता है, और ये यूनिट्स है वो लेबर एंड कैपिटल मींस किसी एक फैक्टर को फिक्स रखा जाता है, एक को वेरिएबल माना जाता है। तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो लेबर की मान सकते हैं, कैपिटल की मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। इसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी हिसाब से मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो 30 आता है, तो इसमें 3 का स्केल रखा जा सकता है। एंड लास्ट 30, मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन है वो 30 है। अब इसमें तीनों ही चीजें आपको इसमें इंक्लूड करनी है, टीपी, एमपी एंड एपी। फर्स्ट यूनिट पर टोटल प्रोडक्शन की बात करी जाए तो वो 4 है, जो 3 से थोड़ा सा ऊपर आएगा इसमें। सेकेंड यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन है वो 10, थर्ड यूनिट पर टोटल प्रोडक्शन 18, फोर्थ यूनिट पर टोटल प्रोडक्शन 24,
5th यूनिट पर टोटल प्रोडक्शन 28, थोड़ा सा पीछे आएगा इस। फिर 6th यूनिट पर टोटल प्रोडक्शन है वो आता है 30, 7th यूनिट है उस पर भी 30, 8th यूनिट पर डिक्लाइन होकर अगेन 28 हो जाता है, एंड लास्ट 9th यूनिट पर 24। तो ये इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे, ईपी कर्व है वो इसमें निकलता है। ये टोटल प्रोडक्शन कर्व इसमें इस टाइप से निकलेगा। सिमिलरली आपको एपी एंड एमपी भी इसमें शो करने हैं। एपी फर्स्ट यूनिट पर 4 है, सेकंड पर 5, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थर्ड पर 6, फिर 4th यूनिट पर अगेन 6, 5th यूनिट पर 5.6। ये आप स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर बना पाएंगे। देन 5, फिर उसके बाद में 4.28, नेक्स्ट आता है 3.5 और लास्ट 2.67। यानी एपी कर्व है वो कुछ इस टाइप से निकलेगा। फिर उसके बाद में एमपी कर्व है वो आपको इस पर शो करना होता है। फर्स्ट इसमें भी 4 है, देन सेकंड आता है 6 पर, थर्ड 8, फोर्थ 6, एक्चुअल में यहां पर आएगा। 5th यूनिट पर 4, 6th यूनिट पर 2, 7th यूनिट पर 0, फिर ये नीचे चला जाएगा -3, -6, 0 होने के बाद 8th यूनिट पर -2 और 9th यूनिट पर -4। तो इससे आप मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप का कर्व एमपी का निकल के आता है। अब इसी में आप स्टेज हैं उनको भी शो कर सकते हैं। थर्ड यूनिट तक स्टेज 1 आता है, तो ये यहां तक का जो पार्ट है ये स्टेज 1 में आएगा। फिर उसके बाद में 7th यूनिट है, ये वाली स्टेज 2 हो जाएगी और रिमेनिंग है वो स्टेज 3 में जाता है। यानी ऑलमोस्ट चीजें आपका तीनों लो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट वाला केस जो आता था इंक्रीमेंटल का वो 3rd यूनिट तक आ रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। सेकंड है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, उसका मिक्सअप आ गया। एक नई चीज जो इसमें यूनिट 3rd आ रही है वो आ रही है नेगेटिविटी की, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस टाइप से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आपको शो करना होता है। एक चीज याद रखना, बाय द वे डेटा आपके पास नहीं है तब भी इसकी शेप है वो कुछ इस टाइप की होगी। एमपी जब इंक्रीज होता है तो एपी से ज्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन डिमिनिश होना स्टार्ट होता है तब एपी से ज्यादा डिमिनिश होता है। ये इसका एक रूल होता है और तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही होगा। अब उसके बाद में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है उसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर आता है, यानी उत्पत्ति के जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम है उनका महत्व क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में या थ्योरेटिकल लाइफ में। जिसमें नंबर 1 आता है
फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई भी चीज है वो इनिशियली जब ग्रो करती है उसके बाद में एक स्टेज पे आने के बाद में वो रुक जाती है और फिर उसके बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये इकोनॉमिक्स का ही नहीं, रियल लाइफ का भी आपका एक फंडामेंटल लॉ इसे मान सकते हैं। आप चाइल्ड एज में है अच्छे से ग्रो करेंगे, फिर आप यंग एज में आते हैं, देन फिर उसके बाद में ओल्ड एज में आने के बाद में प्रोडक्टिविटी है वो लेबर के टर्म्स में या फिर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इकोनॉमिक्स का ही नहीं, लाइफ का या दूसरे एस्पेक्ट्स में भी ये फंडामेंटल लॉ या थ्योरी है वो अप्लाई होती है। फिर सेकंड इसमें आता है बेसिस ऑफ माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार। माल्थस है वो एक इकोनॉमिस्ट थे, हालांकि उनकी थ्योरी हर एक टर्म में अप्लाई नहीं होती है। उनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी ग्रोथ रेट से ज्यादा होता है। तो एक सर्टेन लेवल के बाद में जो ओवर पॉपुलेशन है वो नेचुरल क्लैमिटीज से मरने लग जाती है और फिर उसके बाद में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो बेसिक फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग जाती है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। फिर भी एग्रीकल्चर के टर्म में बात की जाए ये तो ठीक है, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर लैंड पे आप सेम क्रॉप को हर साल यूज करते हैं, उसके बीज लगाते हैं तो उसका प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यानी उसकी फर्टिलिटी कम होगी तो प्रोडक्शन है वो भी कम होने लग जाएगा और जब प्रोडक्शन कम होगा तो माल्थस की जो थ्योरी है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आधार। रिकार्डो ने भी कुछ इसी टाइप से एज्यूम करा था कि एक बेसिकली ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रिकार्डो ने जो लैंड है या पीस ऑफ लैंड है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। उनके अकॉर्डिंग जब एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, लोग दूसरी जगह शिफ्ट होंगे और वहां पे सबसे पहले एग्रीकल्चर का काम है या कल्टीवेशन का काम है वो उस लैंड पे करा जाएगा जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है उस पर कृषि कार्य है वो करे जाते हैं। फिर पॉपुलेशन और बढ़ेगी, आप सेकंड कैटेगरी के लैंड पर स्विच कर जाएंगे, फिर पॉपुलेशन और इंक्रीज होगी, थर्ड कैटेगरी पर जाना पड़ता है, फिर पॉपुलेशन और इंक्रीज होती है, फोर्थ कैटेगरी पर जाना पड़ता है। इसका जो बेसिस निकल के आता है कि धीरे धीरे आपकी जो लैंड की डिग्रेडेशन है वो होने लग जाता है, यानी उपजाऊपन है वो कम होने लग जाता है, आपको दूसरी जगह पर स्विच करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रवास। ऐसे डेटा है वो बताते हैं कि 1951 में इंडिया की 90% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रिसाइड करती थी। 2011 सेंसस को आप देखेंगे तो नियर बाई 67% इंडियन पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रिसाइड कर रही है। ये जो पॉपुलेशन रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रही है इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि रूरल में आपके पास में एम्प्लॉयमेंट या सर्वाइवल के चांसेस हैं वो मिनिमम होते हैं और जहां पर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन वहां पर स्विच कर जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि रूरल में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी आज है वो ट्रेडिशनल नहीं रही है। पहले सिर्फ आपको एग्रीकल्चर का वर्क करना होता था या अलाइड एक्टिविटीज जिसमें एनिमल हस्बेंड्री को, पशुपालन को इंक्लूड करा जाता है, लेकिन आज की डेट में इंडस्ट्रीज आ गई, सर्विस सेक्टर आ गया, ये सारी चीजें आपको स्विच करवाती है, यानी वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होती है रूरल एरिया में, इसीलिए लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या बोलती है कि एक सर्टेन लेवल के बाद में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे आपने जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसके बारे में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी आपने स्टडी करा था कि आप पर्टिकुलर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन रेगुलर इंक्रीज करते हैं तो एक सर्टेन लेवल के बाद में या फिर जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में होती है। ऐसे ही प्रोडक्शन पर भी अप्लाई होता है। प्रोडक्शन की जितनी भी एक्टिविटी होती है एक सर्टेन लेवल के बाद में उनकी परफॉर्मेंस है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है एनकरेजमेंट फॉर इन्वेंशंस, आविष्कार के लिए प्रोत्साहन। अब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर की एक खास बात यह है कि जो एरिया है कल्टीवेशन का उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फिक्स एरिया होता है।
अब मान लीजिए आपके पास में 1967 में 4 हेक्टेयर एक आपके पास में जमीन का टुकड़ा था और आज भी आपके पास में 4 हेक्टेयर जमीन का टुकड़ा है। उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी कम होती थी क्योंकि नए नए इन्वेंशंस हैं, आविष्कार हैं, वो हुए हैं। जैसे आपके जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो गई। सिमिलरली पेस्टिसाइड्स है, यूरिया है, इस टाइप की चीजें आने लग गई। सिमिलरली आपके यहाँ पर ड्राफ्ट एग्रीकल्चर है, सूखी खेती है, उसका कंसेप्ट है वो भी डेवलप हुआ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में कम होने लग गई थी और इसीलिए आपको नए नए इन्वेंशंस करने पड़े और आपने आज की डेट में इंडिया है वो फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंट वाली स्टेज पर देखने को मिलता है। फिर लास्ट इसमें आता है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर का माप। ये कैसे मापा जाएगा और इसमें वेरिएबल प्रोपोर्शंस का क्या रोल रहता है? आप एक सर्टेन टाइम पर, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम पर 10th पास कर लेना बहुत बड़ी चीज होती थी या फिर आपके पास में 2 व्हीलर होना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें हैं उनसे आपका इंटरेस्ट है वो हटता गया या फिर उसमें आपका मन है वो कम लगा या फिर उससे प्रोडक्टिविटी आपको कम मिली, तो लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो करने स्टार्ट करे, टेक्निकल कोर्सेज करने स्टार्ट करे। और सिमिलरली आपके पास में 2 व्हीलर्स की जगह 4 व्हीलर्स और उसमें भी कई सारे प्रीमियम सेगमेंट और कई सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल होने लग गई। तो ये लो है वो किसी भी पर्सन की या जनरल पॉपुलेशन है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी मेजर करता है। दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड का एग्जांपल है वो पर्टिकुलरली लिया जाता है मींस ऑफ प्रोडक्शन है उसके टर्म्स में और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए। बाय द वे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन के प्रोडक्शन से ज्यादा इंक्रीज होता है, इट मींस लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो रहा है। और पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट मींस जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में जा रहा है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, इस टाइप से इसका डायग्राम है वो बनाया जाता है। तो इसके साथ में अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।